नमस्कार सभी विद्यार्थियों का दोलन एवं तरंग वेव एंड ऑसिलेशंस बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स के द्वितीय पेपर में वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत स्वागत है। मैं अनिल कुमार गुप्ता भौतिकी विभाग से। कल हमने सरल आवर्त गति क्या है और सरल आवर्त गति के कुछ उदाहरण समझे थे। सरल आवर्त गति की मूल शर्त क्या होगी इसकी जानकारी भी की थी। आज हम इस अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं। सर्वप्रथम हम सिंपल पेंडुलम पर बात कर रहे हैं। हम अपने जीवन में इस पेंडुलम शब्द से परिचित हैं और दैनिक जीवन में प्रकृति में कई प्रकार के हमने इसके उदाहरण देखे भी हैं। घरों में जो दीवार घड़ी है उसमें बॉब का जो कंपन है, अथवा झूले के दोलन, तो व्यापक रूप में हम ये मान सकते हैं कि ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें दोलन करने की क्षमता होगी हम लोलक कह सकेंगे। तो सर्वप्रथम हम एक आदर्श व्यवस्था पर चर्चा करते हैं कि सरल लोलक हो तो उसकी आदर्श सरल लोलक में क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए। हम ये जानते हैं कि इन सभी गुणधर्मों की पालना बड़ा कठिन कार्य है, इसलिए आदर्श सरल लोलक के स्थान पर हम व्यवहार में एक व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हुए कुछ कार्य करेंगे। परंतु हमारी क्या आदर्श व्यवस्थाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी हम जानकारी कर सकते हैं कि इसमें बिंदु द्रव्यमान होना चाहिए। अब क्या ये संभव है? क्या ये संभव तभी हो सकता है जब लोलक का आकार शून्य हो। आकार रहित द्रव्यमान को बिंदु द्रव्यमान कह सकते हैं। तो हम देखते हैं तो पाते हैं बिंदु द्रव्यमान एक कल्पना जैसी बात है। धागा और उसका तंत्र जिसे बिंदु द्रव्यमान को निलंबित किया है भार रहित हो, दृढ़ आधार से हम इसको निलंबित करें और उसके विविध भागों में आंतरिक एवं बाह्य घर्षण बल भी नहीं होना चाहिए। ये आदर्श बात है। हम जानते हैं कि व्यवहार में हमें व्यवहारिक प्रतिरूप पर ही विचार करना है। अतः एक छोटी सी गेंद को पतले धागे से लटकाते हैं और दोलन एवं निलंबन बिंदु के मध्य की जो दूरी है उसको हम कार्यकारी लंबाई कहेंगे। मान लीजिएगा चित्र में मैंने उसकी माध्य स्थिति ए दिखाई है। थीटा कोण पर हम विस्थापित कर बी स्थिति में लाते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम पर जब आप देख रहे हैं तो जो फोर्स एक्सप्रेशन है वो किस प्रकार से है, उस लोलक के भार के कारण जो नीचे की ओर लग रहा है। दूसरा, धागे में तनाव का बल T जो धागे की लंबाई के अनुदिश लग रहा है। पुनः इस mg को हम दो कंपोनेंट में ज्ञात कर रहे हैं। एक कंपोनेंट है धागे की दिशा में mg cos थीटा और देखिएगा दूसरा धागे की दिशा के जो लंबवत दिशा है उसमें है mg sin थीटा। खास बात क्या है, mg cos थीटा और धागे पर जो तनाव बल लग रहा है
उसका परिणामी बल कितना हुआ, टी माइनस एम जी कॉस थीटा। तो यह परिणामी बल जिसका मान टी माइनस एम जी कॉस थीटा है, यह वृत्तीय पथ में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। हमने 11th क्लास में जाना है कि अभिकेंद्री बल का जो मान होता है वो mv²/r होता है। b यहाँ पर गोलक का रेखीय वेग है। अतः mg साइन थीटा जो परिणामी बल हमें मिला है टी माइनस एम जी कॉस थीटा से, यह अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। अतः mg साइन थीटा रीस्टोरिंग फोर्स हो गया है। अतः मैंने लिखा है F = माइनस एम जी साइन थीटा। हम इस गति में, सरल आवर्त गति में मूल प्रतिबंध शुरू से लगा करके चल रहे हैं कि आयाम का मान अल्प होना चाहिए। आयाम का मान अल्प होगा तो जो विस्थापन कोण है उसका मान भी अल्प हो सकेगा। इसका अर्थ हुआ थीटा का मान कम होना चाहिए। और हम ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं व्हेनेवर लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 साइन थीटा बिकम थीटा। तो इस एक्सप्रेशन में जो प्रत्यानयन बल रीस्टोरिंग फोर्स का है माइनस एम जी साइन थीटा, अब हम इसको केवल माइनस एम जी थीटा लिख सकते हैं। थीटा कोण हो गया। कोण का अर्थ है चाप बटा त्रिज्या। डायग्राम से देखिएगा, ये ए बी बटा एल हो गया, इसलिए बल का मान आ गया -g/l इंटू एक्स। देयरफॉर त्वरण बराबर हो गया -g थीटा। तो हमने आपको मूल प्रतिबंध बताया था कि जब कभी त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो और दूसरा विस्थापन के साथ में ऋणात्मक चिन्ह हो। विस्थापन के साथ में ऋणात्मक चिन्ह है, इसका अर्थ हुआ कि यह गति माध्य अवस्था मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आती है, अर्थात जो त्वरण की दिशा है वो माध्य स्थिति की ओर, जबकि विस्थापन दूसरी ओर में बढ़ता है। जब ऐसा होगा तो हम ये गारंटी लेते हैं कि जो गति हो रही है वह सरल आवर्त गति है। और इस प्रकार से ऐसा होने पर हम जो भी विस्थापन का गुणज है उसको ω² के बराबर कर देते हैं। अतः इस समीकरण में g/l का मान ω² हो गया। अतः गति करती हुई गोलक का आवर्तकाल का मान t = 2π/ω0 होगा, अर्थात t = 2π√L/g। इस सूत्र से स्पष्ट है कि जो सरल लोलक का आवर्तकाल है वह L के समानुपाती है और गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान से ये अप्रभावित रहता है। अब जरा आप देखिए, चूंकि आवर्तकाल का मान लंबाई के समानुपाती है, इसलिए जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे आवर्तकाल का मान भी बढ़ेगा। आप एक कल्पना कीजिएगा, यदि लंबाई का मान अनंत हो जाए तो क्या आवर्तकाल का मान क्या होगा? क्या ऐसी स्थिति में आवर्तकाल का मान अनंत होगा क्या? नहीं। जब कभी लंबाई का मान अनंत हो जाए तो हम उस केस में लोलक की इफेक्टिव लेंथ, तुल्यकारी जो लंबाई है वो पृथ्वी की त्रिज्या लेते हैं और इस प्रकार का हल जब हम करते हैं तो आवर्तकाल का मान 84.6 मिनट प्राप्त होता है। ध्यान रहे, यदि थीटा का मान कम नहीं होगा, अल्प नहीं होगा, तो गति सरल आवर्त गति नहीं होगी और उस केस में दोलन काल आयाम के साथ साथ बढ़ता है और जो फिर गति है वह गति भी सरल आवर्त गति नहीं रह पाती है और इस प्रकार की गति को हम फिर या ऑसिलेटर को हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। ये बहुत
सरल लोलक वास्तव में सरल आवर्त गति का सबसे सरल उदाहरण है। अब हम आगे चलते हैं और कंपाउंड पेंडुलम पर विचार करते हैं। किसी भी आकृति का एक दृढ़ पिंड जो इसके किसी बिंदु से पारित क्षैतिज अक्ष के प्रति ऊर्ध्वतल में स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सके पिंड लोलक कहलाता है। आप देखिएगा, मैंने चित्र में एक कंपाउंड पेंडुलम को दिखाया है। बिंदु एस से होकर के जाने वाली क्षैतिज अक्ष पी क्यू के प्रति ऊर्ध्वतल में दोलन गति करता है। जी गुरुत्व केंद्र है। पिंड का द्रव्यमान मान लीजिए स्मॉल m है। बिंदु S को जिस पर हमने पिंडोलक को लटकाया है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहते हैं। गुरुत्व केंद्र G है और गुरुत्व केंद्र G से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का दूरी जो है वह L है। हम इस पिंड को उसकी माध्य स्थिति से थीटा कोण का विस्थापन देते हैं तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स लगता है और रीस्टोरिंग टॉर्क लगने पर यह एक एंगुलर मोशन करता है। टॉर्क का मान कितना होगा? टॉर्क बराबर होगा -mg इंटू AG। AG बराबर L साइन थीटा। इसका अर्थ क्या हुआ? टॉर्क बराबर है -mg L साइन थीटा। थीटा का मान अल्प है तो हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। एक बात हुई। दूसरी बात, हम जानते हैं जब कभी कोणीय गति होती है तो उस केस में टॉर्क का जो मान दिया जाता है वह आई अल्फा से दिया जाता है। आई जड़त्वागुण है, अल्फा कोणीय त्वरण है। अतः हम लिख सकते हैं आई d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू टॉर्क। तो ये दोनों मान टॉर्क के हो गए हैं। दोनों मानों की तुल्यता की जा सकती है। अतः ये मान हो गया आई d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू -mgl साइन थीटा और थीटा का मान अल्प है। परिणाम स्वरूप समीकरण बन गई है d2 थीटा प्लस mgl अपॉन आई थीटा। अब यह पुनः सरल आवर्त गति की प्रतिबंधों पर देखिएगा। कोणीय त्वरण विस्थापन के समानुपाती है। इस विस्थापन में माइनस साइन भी है। सरल आवर्त गति होगी और विस्थापन का जो गुणज है हम उसको ओमेगा स्क्वायर के बराबर ले लेंगे। अतः ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया mgl अपॉन आई और जो समीकरण बनी है वह समीकरण हो गई d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। निश्चित रूप से यह समीकरण सरल आवर्त गति की तरह की समीकरण है। इसका अर्थ हुआ कि जो पिंड है वह सरल आवर्त गति कर रहा है। चूंकि हम ओमेगा स्क्वायर का मान निकाल सके हैं इसलिए हम इसका आवर्तकाल लिख सकते हैं और इसका आवर्तकाल होगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। देयरफॉर 2 पाई ओमेगा का मान, ओमेगा स्क्वायर का मान हमने निकाला था mgl अपॉन आई। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हो गया t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई बाई mgl। अब जरा देखिएगा, हम रिजिड बॉडी में जड़त्व आघूर्ण से संबंधित दो प्रमेय पढ़े हैं, लंबवत अक्षों का प्रमेय और एक है समांतर अक्ष का प्रमेय। जब S से जाने वाली अक्ष PQ के समांतर द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के प्रति पिंड का जड़त्व आघूर्ण यदि I0 है, एक S से जा रही है, एक द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है। द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली जो अक्ष है उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I0 है। तो हम समांतर अक्षों के प्रमेय से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I0 प्लस ml स्क्वायर
और हम जानते हैं I0 बराबर है m² के घूर्णन त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ जाइरेशन कहलाती है। रेडिएशन ऑफ जाइरेशन टर्म को हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए, याद आ गया होगा आपको। जैसे कोई पिंड है, अनेक द्रव्यमान से बना हुआ है और प्रत्येक द्रव्यमान की अक्ष से अलग अलग दूरी है, तो mr² प्रत्येक कण का जड़त्वागुण हुआ। यदि हम समेशन mr² लिखें तो यह उस पिंड का कुल जड़त्वागुण बताएगा। परंतु यदि द्रव्यमान केंद्र से दूरी अक्ष की है तो हम इसको घूर्णन त्रिज्या के रूप में लिख सकते हैं और इसे हम m² के तुल्य लिखते हैं। अर्थात घूर्णन अक्ष से वह दूरी जिसके वर्ग को पिंड के द्रव्यमान से जब गुणा कर दें तो हमें उस पिंड का संपूर्ण जड़त्वागुण मिल जाता है। इसलिए I=ml² प्लस mk², तो उस पिंड का कुल जड़त्वागुण का मान हो जाएगा I=mk² प्लस l²। इस मान को हम समीकरण नंबर 3 में प्रयोग ले सकते हैं और जब ऐसा करेंगे तो हमें देखिएगा आवर्तकाल का जो मान प्राप्त हो रहा है वह है T=2π√k² प्लस l/g। अब यह समीकरण जो मिली है सरल आवर्त गति की तरह है, तो हम k² प्लस l को जैसे सरल लोलक में इक्विवेलेंट लेंथ होती है उस प्रकार से कैपिटल L से व्यक्त करते हैं। तो हमें आवर्तकाल का जो मान है वह T=2π√l/g मिल जाता है। इसमें अब एक बात और आगे समझनी है, वह यह है कि निलंबन बिंदु S है। डायग्राम पुनः देखिएगा। निलंबन बिंदु S है, द्रव्यमान केंद्र G है और इसको मिलाने वाली रेखा पर G से S के विपरीत दिशा में अर्थात G से O वाली साइड पर k²/l पर जो बिंदु है O, उसको हम दोलन केंद्र कहते हैं। G और O की जो दूरी है वो k²/l है। इस प्रकार से लोलक की तुल्य लंबाई l प्लस k²/l होगी। अब आप एक काम और इसमें कर सकते हैं कि यदि पिंड को S के स्थान पर यदि O से लटका दें, O यानी पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, यानी इनको अब बदल रहे हैं हम, तो O को हम यदि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बना दें तो क्या होगा? उस केस में नए निलंबन बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की दूरी L के बजाय L' होगी और यह L' k²/l के तुल्य होगी। परिणाम स्वरूप जो आवर्तकाल है वह आवर्तकाल का मान T=2π√k²/l' प्लस l'/g होगा। l' का मान यहाँ पे रख सकते हैं और जब हम मान रखेंगे तो हम देखेंगे कि इस केस में इस परिवर्तन के बाद भी जो आवर्तकाल का समीकरण आ रहा है वह पूर्व की भांति आ रहा है, अर्थात T=2π√k²/l प्लस l/g। इसका अर्थ निकलता है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशंस के आवर्तकाल दोनों स्थिति में समान होने के कारण ये इंटरचेंजेबल है, परिवर्तनशील है। अर्थात हम पिंड लोलक को S या O किसी भी बिंदु से लटकाकर दोलन करा सकते हैं और इस दोलन कराने में आवर्तकाल का कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होगा, समान रहेगा। और हम इस कंसेप्ट की सहायता से, कंपाउंड पेंडुलम की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण का मान भी निकालते हैं। हमारे BSc प्रथम वर्ष के प्रायोगिक पाठ्यक्रम में आप देखेंगे कि प्रयोगशाला में इसमें करीबन 3 या 4 प्रयोग हैं
जो आपको प्रायोगिक कार्य में करने हैं। और इस तरीके से आपके इस विषय के अध्ययन के साथ साथ जब आप इस इकाई को पढ़ रहे हैं तो यह इकाई आपके 4 प्रयोगों को भी तैयार करा रही है, 4 प्रयोगों का वाइवा भी तैयार करा रही है। मुझे उम्मीद है आप इस विषय को ढंग से समझेंगे तो आपका थ्योरी में भी और इस कार्य से आपको प्रैक्टिकल में भी बहुत बहुत मदद मिलने वाली है। धन्यवाद।